तो मेरा पानी उतरता देख किनारों पे घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ फिर लौट कर आऊंगा। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा था और वो सच में समुद्र की तरह वापस लौट के आए बहुत बड़ी जीत के साथ। पूरी बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट्स करो। यस, तो 54 इयर्स के देवेंद्र फडणवीस फिर से सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और वो शपथ होगी कुछ ही घंटों में। अब उसके पहले देवेंद्र फडणवीस के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं कि उन्होंने उनका पॉलिटिक्स करियर कैसे स्टार्ट हुआ, वो बचपन में कैसे थे। देखो, शुरू से उनका ये तो क्लियर था कि उनको पॉलिटिक्स में जाना है, शायद ऐसा मुझे लगता है उनकी बातों से या उनके पुराने वीडियोस देख के, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उन्होंने इमरजेंसी उनके टाइम में लगी थी, और जिस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी तो वो जिस स्कूल में जाया करते थे उस स्कूल का नाम इंदिरा गांधी के नाम पे था। उन्होंने उस स्कूल में जाने से रिफ्यूज कर दिया था कि भाई जो जिसकी वजह से देश में इतनी तनातनी या अफरा तफरी का माहौल है, मैं उनके नाम के स्कूल में भी जाना नहीं पसंद करूंगा। फिर उनके पिताजी ने उनका दाखिला सरस्वती नाम के एक स्कूल में करवाया था। वो नागपुर से बिलोंग करते हैं और अब वो 50 इयर्स ओल्ड के हैं। 1992 से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। पॉलिटिकल करियर में उन्होंने सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नागपुर में एज अ मेयर चुन के आए थे, एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद उन्होंने एमएलए का इलेक्शन में चुनाव करके आए थे और वो एमएलए बने। फिर 2014 में एज अ सीएम पद उन्होंने वानखेड़े के स्टेडियम में शपथ लिया। 2014 से लेके 2019 तक वो सीएम के पद पे महाराष्ट्र में काम किए, और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी जीत हुई थी उनकी। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनका साथ छोड़ दिया था और उद्धव ठाकरे ने किसी और के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई थी, वो अलग बात है कि जिनके साथ सरकार बनाई थी वो सब भी अलग थलग पड़ गए, और उनके ही कुछ लोगों ने उनको धोखा देके फिर से देवेंद्र फडणवीस की या बीजेपी की टीम में आके वापस वहां पे एक नाथ शिंदे अपने सांसदों के साथ आके बीजेपी के साथ मिलके, और वो वापस से बीजेपी और एक नाथ शिंदे मतलब शिवसेना और एक नाथ बीजेपी का जो गठबंधन हुआ, उसके बाद फिर अजीत पवार भी उनके साथ आ गए। ऐसे करके पूरी एक टीम बनी, और उस टाइम पे एक नाथ शिंदे की वजह से वापस बीजेपी या फिर देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के रूप में वापस महाराष्ट्र में काम करना शुरू किए। तो 2024 में लोकसभा का एक चुनाव होता है जिसमें बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, बीजेपी हार जाती है, और जब हार जाती है उनसे पूछा जाता है देवेंद्र फडणवीस की कि क्या कारण रहा होगा, किसकी वजह से ऐसा रहा हो, तो उन्होंने बोला कि इसका क्रेडिट मैं लेता हूं, जो खराब प्रदर्शन रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने बोला था। तो हमारा महाराष्ट्र में विभाजन हुआ है या जो है एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। और अब जब नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव जीतती है इतने प्रचंड रूप से बीजेपी, तो उसमें वो क्रेडिट में जब उनसे बात की जाती तो वो बोलते मैं इसका बहुत छोटा सा हिस्सा हूं, मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे कार्यकर्ता, उनकी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई है। इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। तो अच्छा नेता तो यही होता है ना कि जब हार आई तो उसने अपने ऊपर ले लिया, और जब जीत आई तो उसने सबको दे दिया क्रेडिट। तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में अगर लोकप्रिय है तो इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। जनता उनको पसंद करती, जनता उनके व्यवहार, उनके आचार विचार को पसंद करती है। उनके लिए पहली प्रायोरिटी जनता आती है। उन्होंने बहुत बार ऐसा बोला कि पीपल फर्स्ट। वो अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि उनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा एक होता है कि एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। उनकी बातों में बहुत कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास बहुत ज्यादा दिखाई देता है उनकी बातों से। वो हमेशा बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेने का, जीत हार चलती रहती है। एक फिल्मी डायलॉग भी उन्होंने मारा था कि देवा भाऊ जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। और जब जीते तो उन्होंने बोला है कि ये क्रेडिट सबका है, सबकी वजह से हुआ है, और मैं आज का आधुनिक अभिमन्यु हूं, मुझे चक्रव्यूह भेजना आता है।
मतलब जो हार उन्होंने 5 महीने पहले देखी थी, उस हार को उन्होंने पूरा इंट्रोगेट किया होगा, पता किया होगा, और पता करने के बाद उन्होंने इतने बड़े मार्जिन में इतनी बड़ी जीत हासिल की। तो देवेंद्र फडणवीस का एक ऐसा, हमले अगर उनके पुराने वीडियोस और उनके अगर लेक्चर सुने, तो उन लेक्चरों में उनका बहुत क्लियर ऐसा दिखता है कि अगर अभी ये चीज नहीं होगी, मैं ये करके दिखा दूंगा। राष्ट्र की हिस्ट्री में जब 44 ईयर्स के देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहली बार 31 अक्टूबर 2014 को एज अ सीएम शपथ ग्रहण किया था वानखेड़े स्टेडियम में, तो वो शरद पवार के बाद पहले सबसे छोटी कम उम्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने थे। तो नवंबर 2024 में जब विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी आती है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है गठबंधन की सरकार होती है। गठबंधन में शिंदे ग्रुप होता है, अजीत पवार का ग्रुप होता है, बीजेपी ग्रुप होता है। अब जब ये सब लोग साथ में, अब जीत तो सब तीनों की मिली भगत होती है, ठीक है, लेकिन अब जब इतना समय लगता है तो अपोजिशन बोलती है कि बारात आ चुकी है लेकिन दूल्हा कौन है ये पता नहीं चल रहा है। और अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बातें सुने, जो प्रचार चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। तो क्लियर तो उस टाइम से ही हो गया था कि अगर चुनाव जीतती है बीजेपी या उनकी गठबंधन की सरकार, तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। समय इसलिए लगा होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके ग्रुप का कोई भी आदमी इस बात से दुखी हो या नाराज हो कि वो प्रधानमंत्री बन रहे हो और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंधे जी पहले मुख्यमंत्री के 2 साल उन्होंने सिंधे जी ने मुख्यमंत्री के पद पे रहे, और उप मुख्यमंत्री के पद पे देवेंद्र फडणवीस रहे। लेकिन अब जब जीत हासिल हुई तो उसमें देवेंद्र का नाम सबसे ऊपर बहुत पहले से ही लिया जा रहा था, प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जा रहा था। उन्होंने कुछ दिनों पहले एक भाषण था, उसमें भी कहा था कि जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग आगे आ जाएं। और जब नाम लिया गया था तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का नाम भी लिया था कि आप भी तो चुनाव लड़े, आप भी तो आगे आइए। तो ये बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो क्लियर बहुत पहले हो चुका था कि अगर ये चुनाव होगा और उसमें अगर जीत हासिल होगी तो सीएम, मुख्यमंत्री का जो पद होगा या शपथ ग्रहण समारोह में जो मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ लेंगे वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। तो कुछ लोगों के लिए आश्चर्यचकित वाली बात हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों को बहुत पहले से चीजें क्लियर थी। अब महाराष्ट्र में कल जब शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो एक एक्चुअली में महाराष्ट्र का जो टाइम होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वाला समय स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये वो सरकार नहीं है जिसमें नहीं कोई किसी की सुनता है, कोई किसी की नहीं सुनता। यहाँ पे सच में वो सरकार होगी जो सबको लेके चलेगी, सबके हिसाब से काम होंगी। महाराष्ट्र का ग्रोथ देख लेना, अभी जो महाराष्ट्र में जो चल रहा था उससे बहुत ज्यादा 100% दिखाई देगा। अब आप लोग देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या सोचते हो, कितने अच्छे मुख्यमंत्री साबित तो वो होंगे क्योंकि उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। पर देवेंद्र फडणवीस को कौन किस तरीके से देखता है, कौन उनके विचारों से सहमत होता है, कौन उनके कार्यकाल को मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये 5 साल के बाद ही अगले प्रधानमंत्री सीएम भी वही होंगे, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। और रही जो अपोजिशन वाली पार्टी है, उसमें देखो ऐसा है कि अब अगर ये लोग हार गए हैं ना, तो इनके बीच में तनातनी चालू हो जाएगी। अपोजिशन में जितने भी लोग, जो ग्रुप है इनका, जो बहुत सारे इनके पास भी ग्रुप भी, ये लोग ग्रुप भी बना के सरकार इन्होंने भी बनाई थी, तो जो इनका अभी ग्रुप है जिसमें एनसीपी है, सिर्फ ये उद्धव ठाकरे की जो सांसद है, उनकी जो टीम है, तो इन लोगों के बीच में अब प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और इनका अगर राजनीतिक करियर जैसे बात की जाए तो ऑलमोस्ट बहुत जैसे कांग्रेस का चल रहा है वैसा चलेगा। ये मेरा अजम्पशन है, क्योंकि बहुत कोई स्ट्रॉन्ग लीडर इनकी टीम में है नहीं। अगर कोई था या है बोल सकते हैं, वो है शरद पवार। पर अब शरद पवार का भी जो विचारधारा है वो बहुत सारे लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना जितना लोग उनसे उम्मीद कर रहे थे कि राजनीति को बचाने के लिए वो कहीं भी किसी के साथ भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं और ये गलत भी नहीं है, पर वो जो विचारधारा है वो लोगों के काम में आनी चाहिए।